एवरीवन। तो मैं इस नए सीरीज़ पर बहुत मेहनत कर रहा हूँ और मैं क्यूरियस हूँ कि क्या मुझे इसका एक और पार्ट बनाना चाहिए। मुझे सुनकर अच्छा लगेगा कि आप क्या सोचते हैं। अगर आप इस सीरीज़ के और पार्ट्स देखने के लिए एक्साइटेड हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अभी के लिए चलिए इसे शुरू करते हैं। ये कहानी है एक लड़के की जो एक ऐसी सीरियलाइज्ड वेब नॉवेल पढ़ता था जिस पर किसी और का ध्यान ही नहीं गया। उस नॉवेल पर 0 व्यूज़ थे और लड़का हमेशा सोचता था कि कोई इसे पढ़ता क्यों नहीं, ये तो एक मास्टरपीस है। इसमें 3149 एपिसोड्स थे लेकिन एवरेज व्यू काउंट सिर्फ 1.9 था। उसने सोचा 3000 से ज़्यादा एपिसोड्स वाली वेब नॉवेल भला और कौन पढ़ेगा। सिर्फ उसने पढ़ी और तब भी उसे आखिरी एपिसोड तक पहुंचने में 10 साल लग गए। तब उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो कहानी जो इतने सालों से सिर्फ वही पढ़ रहा था अचानक हकीकत में बदल जाएगी। ट्रेन में ट्रैवल करते वक्त वो शॉक हो जाता है जब वहाँ अचानक मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। हर तरफ बहुत तबाही मच जाती है और जब उसने आखिरी एपिसोड पढ़ा था उसे आइडिया नहीं था कि वो अकेला ऐसा इंसान बन जाएगा जिसे पता होगा कि दुनिया कैसे ख़त्म होने वाली है। उसे बुक की वो लाइन्स याद आती हैं, अपोक्लिप्स में सर्वाइव करने के 3 तरीके हैं और अब सब कुछ धुंधला होता जा रहा है, लेकिन एक बात तय है, अगर वो इस बुक को पढ़ता है तो वो बचा रहेगा। उसे एक नोटिफिकेशन मिलता है कि ये आखिरी एपिसोड है और वो सोचता है कि क्या वाकई ये एंड है। उसका नाम डॉगजा है, जिसका मतलब है कि वो एक लौता बच्चा है, ओनली चाइल्ड। वो दूसरों को अपना इंट्रोडक्शन इसी तरह देता है। 10 में से 9 बार लोग उसे गलत समझते हैं। जब वो कहता है कि वो डॉगजा है तो लोग समझते हैं कि वो ओनली चाइल्ड है। वो क्लैरिफाई करता है कि उसका नाम डॉगजा है। उसके पिता ने उसे ये नाम इसलिए दिया था क्योंकि वो चाहते थे कि वो मर्द बनना सीखे और इंडिपेंडेंट रहे। हालांकि उसे लगता है कि उसका नाम एक श्राप है क्योंकि वो अपनी पूरी जिंदगी अकेला और सिंगल रहा है। उसका नाम डॉगजा है और उसने एक 3rd रेट कॉलेज से ग्रेजुएशन की है। फिलहाल वो एक बड़ी कॉरपोरेशन की सब्सिडियरी में कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम कर रहा है। उसकी हॉबी काम से घर जाते वक्त सबवे में सीरियलाइज्ड वेब नॉवेल्स पढ़ना है। लेकिन आज की सबवे राइड बाकी दिनों जैसी नहीं है। वो पूरी कंसंट्रेशन के साथ नॉवेल पढ़ रहा होता है, तभी HR डिपार्टमेंट की संघा नाम की एक लड़की उसके पास आती है और कहती है कि इस कंसंट्रेशन से तो तुम फ़ोन के अंदर ही घुस जाओगे। वो उसे देखकर हैरान हो जाता है और वो पूछती है कि क्या तुम घर जा रहे हो। वो उसके साथ बैठ जाती है और बताती है कि उसके टीम मैनेजर बिजनेस ट्रिप पर गए हैं। वो संघा को देखकर हैरान होता है और सोचता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि वो ऑफिस की सबसे पॉपुलर लड़की संघा से टकराया है। वो उससे पूछता है कि क्या वो रोज़ सबवे से घर जाती है, क्योंकि उसे लगा था कि HR असिस्टेंट मैनेजर से लेकर फाइनेंस टीम मैनेजर तक मर्दों की लाइन लगी होगी उसे घर ड्रॉप करने के लिए। वो उदास हो जाती है और बताती है कि किसी ने उसकी साइकिल चुरा ली है। वो पूछता है कि क्या तुम काम पर साइकिल से आती हो, और वो जवाब देती है कि आजकल वो बहुत ओवरटाइम कर रही है, तो उसने सोचा कि थोड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी और उसके कुछ पर्सनल रीजंस भी हैं। डॉगजा सोचता है कि उसे इतने करीब से देखकर समझ आता है कि सारे लड़के उसके पीछे पागल क्यों हैं, लेकिन उसे इन सब से कोई मतलब नहीं है और दोनों बिल्कुल अलग लाइफ जीते हैं। हालांकि संघा आज की सबवे राइड अलग होने की वजह नहीं थी। वो उससे स्पेनिश में थोड़े एक्स्ट्रा पैसे उधार मांगती है। डॉगजा हंसता है और कहता है कि वो बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रही है। संघा पूछती है कि वो क्या पढ़ रहा है और ये देखकर हैरान होती है कि वो एक नॉवेल है। वो कहती है कि तुम सिर्फ एक कोरियन नॉवेल पढ़ रहे हो। वो काफ़ी इम्प्रेस्ड होती है और कहती है कि उसे भी बुक्स पसंद है और अपने फेवरेट ऑथर्स मुराकामी हारुकी और रेमंड कार्वर का नाम लेती है। वो उससे पूछती है कि उसका फेवरेट ऑथर कौन है। डॉगजा सोचता है कि उसका हॉबी सबवे में वेब नॉवेल्स पढ़ना है। भले ही उसे अपने हॉबी पर गर्व है, लेकिन आज का दिन 3 वेज टू सर्वाइव द अपोक्लिप्स की वजह से सबसे अलग है, जिसे वो पिछले 10 सालों से पढ़ रहा है और आज वो ख़त्म हो रही है। लोग शायद सोचे कि वो एक वेब नॉवेल की एंडिंग पर इतना तमाशा क्यों कर रहा है, लेकिन ये स्टोरी उसके लिए बहुत स्पेशल है। वो ये सीरीज़ तब से पढ़ रहा था जब वो 8th ग्रेड में था और स्कूल में बुलीड होता था। जब उसने एंट्रेंस एग्जाम्स में फेल हुआ और एक 3rd रेट कॉलेज में गया और बुरी किस्मत की वजह से उसे मिलिट्री सर्विस के दौरान फ्रंट लाइन्स पर भेज दिया गया। अब भी जब वो एक अनस्टेबल कॉन्ट्रैक्टर है जो एक कंपनी से दूसरी कंपनी में भटक रहा है, उसने हमेशा ये बुक पढ़ी है। ये बिटर स्वीट है। ये फिक्टिशियस वर्ल्ड जिसे उसने इतने सालों तक फॉलो किया आज ख़त्म हो रहा है। आज स्टोरी का एपिलॉग अपलोड होने वाला है। ये एक ग्रैंड सीरियल है जिसमें 3149 एपिसोड्स हैं। एक 10 साल लंबी जर्नी जो उसके लेट टीन्स में शुरू हुई और अडल्टहुड में ख़त्म हो रही है। उसे यकीन नहीं होता कि ये सीरीज़ इतने लंबे समय तक सिर्फ एक एवरेज व्यू काउंट के साथ चलती रही। पहले चैप्टर पर करीब 1200 व्यूज़ थे, लेकिन चैप्टर 10 तक सिर्फ 20 व्यूज़ बचे और चैप्टर 50 तक काउंट 12 पर गिर गया। एंड में ये स्टोरी सिर्फ उसके लिए और सिर्फ उसके लिए लिखी गई थी क्योंकि वही एक लौता रीडर बचा था। वो ऑथर को डोनेट करना चाहता था, लेकिन उसके लिए अपना गुजारा करना ही मुश्किल था। इसलिए उसने सिर्फ एक कमेंट लिखकर ऑथर का थैंक यू कहा।
उसने दूसरों को भी ये सीरीज़ रेकमेंड करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। संघा उसे फिर से आवाज़ देती है और उस स्टोरी के बारे में पूछती है जो वो पढ़ रहा है, लेकिन वो टॉपिक बदल देता है और कहता है कि हमें कंपनी ज्वाइन किए हुए 1 साल हो गया है। इसी वक्त पिछले साल उन्होंने बात करना शुरू किया था और डॉगजा कहता है कि ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात है, और मेंशन करता है कि उनके कॉन्ट्रैक्ट्स जल्द ही खत्म होने वाले हैं। वो थोड़ा एम्बैरेस्ड है क्योंकि संघा की मेहनत की वजह से हाल ही में उसे फुल टाइम एम्प्लॉय बना दिया गया है। वो लेट कॉन्ग्रेचुलेशंस के लिए माफ़ी मांगता है और सोचता है कि वो मानना तो नहीं चाहता, लेकिन संघा बहुत कूल है। अगर वो किसी नॉवेल के कैरेक्टर्स होते तो वो हीरोइन होती। उसने कभी कोशिश नहीं की, लेकिन संघा ने अपना सब कुछ झोंक दिया। डॉगजा वेब नॉवेल्स पढ़ता था जबकि संघा पढ़ाई करती थी, तो इसमें कोई हैरानी नहीं कि वो फुल टाइम एम्प्लॉय बन गई जबकि वो नहीं बना। अचानक वो उसे ऐप का नाम बताने की ऑफर करती है जो वो फॉरेन लैंग्वेजेस सीखने के लिए यूज़ करती है। डॉगजा सोचता है कि अगर वो किसी अलग जॉनर में होता, अगर उसकी लाइफ नॉन फिक्शन नहीं बल्कि फैंटेसी होती, तो शायद वो प्रोटैगनिस्ट होता। लेकिन वो कंधे उचकाकर सोचता है कि फ़र्क नहीं पड़ता कि उसने बताया या नहीं। फैक्ट ये है कि उसकी लाइफ का जॉनर नॉन फिक्शन है और इस जॉनर में वो कोई प्रोटैगनिस्ट नहीं बल्कि सिर्फ एक रीडर है। वो संघा से कहता है कि वो अपनी ज़िंदगी जीना चाहता है और वो उसकी बातों से इम्प्रेस लगती है। वो कहती है कि वो भी अपनी ज़िंदगी जीना चाहती है और उसकी तरह अपनी लाइफ को फुलिस्ट जीने की कोशिश करेगी। डॉगजा सोचता है कि चलो इसी बहाने उसने बात करना बंद किया। अचानक उसे सीरीज़ के ऑथर का एक थैंक यू मैसेज मिलता है। ऑथर उसे फिर से टेक्स्ट करता है और पूछता है कि क्या वो TWSA का रीडर है। उसे बताता है कि वो अपनी स्टोरी सिर्फ उसकी वजह से ख़त्म कर सका और यहाँ तक कि एक कॉन्टेस्ट में प्राइज़ भी जीता है। डॉगजा शॉक्ड हो जाता है। TWSA एक कॉन्टेस्ट में था, और राइटर उसे बताता है कि ये जल्द ही पेड कंटेंट बन जाएगा। राइटर शुक्रिया के तौर पर उसे एक स्पेशल प्रेजेंट भेजने की ऑफर करता है और उसका ईमेल मांगता है। डॉगजा हैरान है और उसे बताता है कि वो सिर्फ उसकी वजह से अपनी स्टोरी पब्लिश कर सका। डॉगजा उम्मीद करता है कि काश ये $50 का गिफ्ट कार्ड हो। थोड़ी देर बाद उसे एक ईमेल मिलता है कि TWSA आज शाम 7 बजे से पेड कंटेंट बन जाएगा। अभी 6:55 हुए हैं, मतलब उसके पास 5 मिनट हैं। इस बीच जब कोई नॉवेल पेड बनता है तो वो पहले के सीरियल्स बिना किसी नोटिस के हटा देते हैं और वो सोचता है कि 5 मिनट बाद क्या होगा। जल्द ही सब कुछ अंधेरा हो जाता है और बाहर आग लगने की बड़ी आवाज़ें आती हैं। लोग डर जाते हैं और सोचते हैं कि शायद कोई टेररिस्ट अटैक है जब उन्हें ईविल मॉन्स्टर की आवाज़ सुनाई देती है। संघा डॉगजा से पूछती है कि उसे क्या लगता है बाहर क्या हो रहा है, जबकि वो अपने फ़ोन को देख रहा होता है क्योंकि 7 बज चुके हैं। ये एक इत्तेफाक था कि उसने ठीक उसी वक्त टाइम चेक किया। उन्हें स्टाफ की तरफ से एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है जो उन्हें तुरंत इवैक्यूएट करने के लिए कहती है। संघा उससे पूछती है कि क्या हो रहा है, लेकिन अचानक बिजली कड़कने की तेज़ आवाज़ आती है। एक नोटिफिकेशन, 8612 प्लानिटरी सिस्टम की फ्री सर्विस खत्म हो गई है, अब मेन सिनेरियो शुरू होगा। और उस पल उसकी ज़िंदगी का जॉनर बदल गया। आसमान में डोकेबी नाम का एक क्रीचर दिखाई देता है और किसी ने चिल्लाकर उस क्रीचर की तरफ इशारा किया। डॉगजा को नहीं पता था कि वो सेंटेंस उसके दिमाग में तब क्यों आया, लेकिन अचानक सबवे रुक गई और पूरी कैबिन में अंधेरा छा गया। एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी की ओपनिंग लाइंस उसके दिमाग में बार बार आ रही थी, लेकिन वो सोचता है कि इसका कोई सेंस नहीं बनता। इस बीच संघा धीरे से डोकेबी वर्ड बोलती है और डॉगजा को यकीन है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। उसे वो लाइन्स याद आती हैं जो उसने पहले चैप्टर में पढ़ी थी कि एक रुएदार डाउनी क्रीचर जिसने घास का लिबास स्ट्रॉ गारमेंट पहना था हवा में तैर रहा था। लेकिन जल्द ही वो शॉक्ड हो जाता है जब वो देखता है कि वहाँ एक छोटा क्रीचर जिसका नाम डोकेबी है दिखाई देता है। हर कोई शौक में उस क्रीचर को देख रहा है और डॉगजा सोचता है कि फिक्शन और रियलिटी आपस में टकरा रही हैं। उस पल डोकेबी कुछ कहता है, लेकिन वो किसी दूसरी लैंग्वेज में बोलता है और सब हैरान होते हैं कि वो क्या कह रहा है। उसके अलावा किसी को नहीं पता कि क्या हो रहा है। वो जानता है कि ये चीज़ पक्का एक डोकेबी है। डोकेबी TWSA के ओपनिंग पैराग्राफ में आया था और इस क्रीचर ने उस ट्रेजेडी का आगाज़ किया था जो कहानी में हज़ारों चैप्टर्स तक चली थी। वो हैरान है कि वही सेम डोकेबी उसके ठीक सामने कैसे हो सकता है। संघा को लगता है कि वो स्पेनिश बोल रहा है और पूछती है कि क्या उसे उससे बात करने की कोशिश करनी चाहिए। वो उसका मजाक उड़ाता है और कहता है, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि वो चीज़ क्या है, क्या तुम उससे लोन मांगने वाली हो। इस बीच डोकेबी इंग्लिश में बोलता है, क्या तुम मुझे अब सुन सकते हो। और अचानक एक लैंग्वेज पैच आ जाता है। एक लड़का उससे पूछता है, तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम कोई मूवी शूट कर रहे हो। और डोकेबी कहता है, मुझे और रिसर्च करनी चाहिए थी, किसी ने मुझे बताया था कि अगर मैं शाम 7 बजे पेवॉल लगाऊंगा तो मुझे सबसे ज़्यादा कस्टमर्स मिलेंगे। फिर वो सबको चुप होने के लिए और उसे सुनने के लिए कह रहा है कि उसे उन सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात कहनी है। लोग बहस करने लगते हैं, तुम हमें कॉम्पनसेट कैसे करोगे और तुम हमारी मर्जी के बिना ऐसा नहीं कर सकते। एक छोटा बच्चा अपनी माँ को बुलाता है और पूछती है कि क्या ये कोई कार्टून है।
जबकि डोकजा को ठीक से पता है कि कहानी आगे कैसे बढ़ती है। वो संघा को हिलाने से मना करता है, जबकि डोके भी चिल्लाता है, तुम सब बहुत शोर मचा रहे हो। इसी के साथ एक लड़के का सर फट जाता है और वो सबके सामने मर जाता है। डोकाई भी उन्हें एक एक करके मारना शुरू कर देता है और कहता है ये कोई मूवी नहीं है और ना ही ये कोई सपना है, ये रियलिटी है और तुम सब इसका हिस्सा हो। डोकजा मानना तो नहीं चाहता, लेकिन ये सच है। उसका शक और यकीन न करना धीरे धीरे खत्म हो जाता है। फर्श जल्दी ही खून से भर जाता है और डोकाई भी कहता है तुम सब ने अब तक काफ़ी आरामदायक जिंदगी जी है। तुम बिना कोई कीमत चुकाए सांस ले सकते थे, खा सकते थे, निकाल सकते थे और रिप्रोड्यूस कर सकते थे। तुम सब प्रिविलेज्ड लाइव्स जी रहे थे, लेकिन अब ये खत्म हो गया है क्योंकि कुछ भी फ्री नहीं होता। लोग बहुत डरे हुए हैं और पूछते हैं कि क्या उसे उनसे पैसे चाहिए। फाइनेंस टीम के मिस्टर हान उसका सामना करते हैं और कहते हैं अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें जितने चाहिए उतने दूंगा। तुम्हें कितने चाहिए? डोकजा पूछता है क्या आप उसे अपने पैसे ऑफर कर रहे हैं? मिस्टर हान कहते हैं कि वो डोकाइबी को उतने पैसे दे सकते हैं जितने वो चाहता है, अगर वो उसे जाने दे। डोकाइबी मुस्कुराते हुए कहता है पैसा अच्छा है, ये एक ऐसी चीज़ है जो इंसानों के बीच एक इनर सब्जेक्टिव अग्रीमेंट को दर्शाती है। लेकिन फिर वो अपना हाथ हिलाता है और मिस्टर हान के कार्ड के टुकड़े टुकड़े कर देता है और चिल्लाता है कि पैसा सिर्फ स्पेस टाइम की हदों के अंदर वैलिड है और उस कागज़ की मैक्रोस्कोपिक डायमेंशन में कोई वैल्यू नहीं है। वो वॉर्न करता है अगर तुमने दोबारा ऐसी कोई हरकत की तो मैं तुम्हारा सिर उड़ा दूंगा। वो कहता है कि चिटचैट के लिए वक्त नहीं है, उनका कर्ज बढ़ता जा रहा है और उन्हें कहता है कि खुद पैसे कमाना शुरू करो। वो उनके सिरों के ऊपर मूव करता है और कहता है चैनल 7623 खुल गया है और कॉन्स्टलेशंस अब एंट्रेंस कर रहे हैं। सबके सामने एक छोटी स्टेटस विंडो दिखाई देती है और डोकजा हैरान है कि उसके सामने भी एक है। उस पर एक लाइन लिखी है मेन सिनेरियो आ गया है, एक या उससे ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मारकर अपनी वैल्यू प्रूव करो, टाइम लिमिट 30 मिनट्स। डोकाइबी हंसते हुए सबको गुड लक विश करता है और कहता है कि वो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी देखने की उम्मीद करता है। वो गायब हो जाता है, लोगों को डर और शौक की हालत में छोड़कर। उसके बाद संघा पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहे। डोकजा उसे शांत रहने के लिए कहता है। वो पूछता है कि क्या तुमने वो गेम खेली है जिस पर डेवलपमेंट टीम काम कर रही थी, वो वाली जिसमें एपोकलिप्स में सिर्फ मुट्ठी भर लोग बचे थे? वो हैरानी से पूछती है उसका इस सब से क्या लेना देना है। वो उसे बताता है हम अब उस गेम का हिस्सा हैं। हर गेम के रूल्स होते हैं, हमें बस उन्हें फॉलो करना है। हमें बस ये पता लगाना है कि वो रूल्स क्या हैं। फिर वो करंट सिचुएशन को ऑब्जर्व करता है। एंटेना वाला एक डोकाइबी और सबवे कैबिन में लाशों का ढेर। ऑफिस वर्कर्स खून से लथपथ कांप रहे हैं और एक बूढ़ी औरत अपनी सीट पर बैठकर शिद्दत से दुआ कर रही है। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि ये सच में हो रहा है, लेकिन वो अब इसे मना भी नहीं कर सकता। उसके पास ये मानने के अलावा कोई चारा नहीं है। उसे नहीं पता क्यों, लेकिन ये साफ है कि TWSA जो वो 10 साल से ज़्यादा समय से पढ़ रहा है, उसकी आंखों के सामने सच हो रही है। वो एक गहरी सांस लेता है और सोचता है कि सरवाइव करने के लिए उसे क्या करना चाहिए। उसे अपने सामने वाली स्टेटस विंडो याद आती है, जहां उसे अपनी वैल्यू प्रूव करने के लिए एक या उससे ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मारना है। इस बीच एक लड़का सबको बुलाता है और उन्हें शांत होने के लिए और जो वो कर रहे हैं उसे बंद करने के लिए कहता है। वो कहता है ये एक नेशनल इमरजेंसी है और थोड़ी सी हलचल भी बड़े नुकसान का बायस बन सकती है, इसलिए अब से मैं इस सिचुएशन का चार्ज संभालूंगा। लोग उसकी बात मानने से इनकार करते हैं और पूछते हैं कि तुम कौन हो और हम तुम्हारी बात क्यों सुने। वो अपना इंट्रोडक्शन देता है कि वो यूनिट 65 और 02 में एक आर्मी लेफ्टिनेंट है। डोकजा हैरान है कि वहाँ मिलिट्री से एक आदमी है। लेफ्टिनेंट को अभी अपनी यूनिट से मैसेज मिला है कि जितनी जल्दी हो सके वापस लौटो। एक आदमी पूछता है कि क्या हो रहा है। लेफ्टिनेंट जवाब देता है कि वो आर्मी बेस से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक सोल्जर के तौर पर उसके पास ब्लू हाउस को डायरेक्टली कांटेक्ट करने की क्लियरेंस नहीं है। डोकजा पहले से ही जानता था कि ये एक नेशनल इमरजेंसी बन जाएगी, इसलिए वो हैरान नहीं था, लेकिन किसी और चीज़ ने उसे हैरान कर दिया। वो सोचता है कि वो उस लेफ्टिनेंट को जानता है जिसका नाम ह्योंग सुंग ली है। भले ही उसने कभी उसे मिलकर नहीं देखा, लेकिन वो उसे नाम से जानता है। उसका असली इंट्रोडक्शन स्टील ब्लेड ह्योंग सुंग ली रिपब्लिक ऑफ कोरिया आर्मी लेफ्टिनेंट के रूप में है और वो TWSA के सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में से एक था। उसे यकीन करना मुश्किल लग रहा है कि TWSA का एक कैरेक्टर सच में सामने आ गया है।
वो सोचता है कि क्या ओरिजिनल स्टोरी में ह्योंग सुंग का इंट्रोडक्शन ऐसे ही हुआ था, लेकिन उसे पूरा यकीन है कि ह्योंग सुंग पहली बार ऐसे नहीं दिखा था। वो ओरिजिनली पहले सिनारियो के बाद दिखा था और सोच रहा था कि वहाँ क्या हो रहा है। वो सोचता है कि अगर मैं इसे फिर से पढ़ सकूं तो मुझे ठीक से पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। अचानक एक लड़का चिल्लाता है और उन्हें बताता है कि प्राइम मिनिस्टर स्पीच दे रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि ये सच में एक लेवल 1 नेशनल इमरजेंसी है। लड़का अनाउंस करता है कि सोल के साथ साथ देश के कई दूसरे हिस्सों में भी अनआइडेंटिफाइड टेररिस्ट अटैक्स की रिपोर्ट्स मिली हैं। गवर्नमेंट इन अटैक्स का हर मुमकिन तरीके से मुकाबला करेगी। दुखजा को याद आता है कि ये भी स्टोरी में था। ये यकीन करना आसान होगा कि उन पर टेररिस्ट अटैक हुआ है। लोग सोच रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर स्पीच क्यों दे रहे हैं और प्रेसिडेंट को क्या हुआ है। ये रिवील होता है कि टेररिस्ट अटैक की वजह से प्रेसिडेंट की मौत हो गई है। दूसरे सोचते हैं कि ये सिर्फ एक रूमर है, लेकिन दुखजा जानता है कि ये रूमर नहीं है, क्योंकि जल्द ही प्राइम मिनिस्टर भी मर जाएगा। अचानक एक और अटैक होता है और प्राइम मिनिस्टर अपने लाइव ब्रॉडकास्ट के दौरान सबके सामने मर जाता है। दोकाई भी दिखाई देता है और चिल्लाता है कि उसने पहले ही सबको बताया था कि ये कोई मजाक नहीं है। वो कहता है कि लोगों ने उसे सीरियसली नहीं लिया और वो अभी गेम नहीं खेल रहे हैं। उसकी रिसर्च के मुताबिक इस देश के लोग गेम्स में अच्छे हैं, इसलिए अब वो बचे हुए काम के लिए टाइम कम करके डिफिकल्टी बढ़ाना चाहता है। उनके पास अब सिर्फ 10 मिनट बचे हैं और उन्हें और ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मारना है। उनका बचा हुआ टाइम 10 मिनट्स है और एक एक्स्ट्रा पेनल्टी के तौर पर अगर अगली 5 मिनट में पहली मौत नहीं हुई तो इस कैबिन के हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को खत्म कर दिया जाएगा। लोग डल जाते हैं और लेफ्टिनेंट ली से पूछते हैं कि अब क्या करें, जबकि वो सबको शांत रहने के लिए कहता है। संघा भी डरी हुई लग रही है, जबकि दोकजा सोचता है कि सब कुछ ठीक वैसे ही हो रहा है जैसे उसे याद है। इवेंट्स ठीक वैसे ही अनफोल्ड हो रहे हैं जैसे TWSA की शुरुआत में हुए थे, लेकिन वो महसूस किए बिना नहीं रह सकता कि कुछ ठीक नहीं है। ह्योंग सुंग ली, जो कि मेजर सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में से एक है, पहले ही आ चुका है, लेकिन एक और इंसान को आना चाहिए था। अगर उसे सही याद है तो वो इंसान किसी भी मिनट आता ही होगा। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई देती है कि उनके पीछे वाले कैबिन में किसी का मर्डर कर दिया गया है। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा लाइट के साथ क्रैक हो जाता है और उन्हें पता चलता है कि दरवाजे के सामने एक इनविजिबल वॉल है। उन्हें डोकाइबी की आवाज सुनाई देती है। जब तक सिनारियो पूरा नहीं होता, कोई भी कैबिन में ना आ सकता है ना बाहर जा सकता है। वो क्लेम करता है कि कुछ कैबिन्स के लिए ये इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, जबकि दूसरों ने तो अभी शुरू भी नहीं किया, और कहता है कि वो उन्हें थोड़ा झटका देगा ताकि काम शुरू हो सके। वो उन्हें दिखाएगा कि अगर उन्होंने अगले 5 मिनट में एक्शन नहीं लिया तो क्या होगा। वो उन्हें डोंगुक गर्ल्स हाई स्कूल की स्टूडेंट्स का एक वीडियो दिखाता है जो अचानक सब मर जाती हैं क्योंकि उनका टाइम लिमिट खत्म हो गया था। सारी स्टूडेंट्स फेल हो जाती हैं क्योंकि उनके सिरों में धमाका होता है, जबकि बाकी मदद के लिए चिल्लाती हैं और भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन कोई बच नहीं पाता। कैबिन के लोग अपनी किस्मत देखकर शॉक में हैं। अचानक एक स्टूडेंट दूसरी का गला पकड़ती है और उसे सबके सामने मार देती है। एक नोटिफिकेशन दिखाई देता है। चैनल 23511 की सर्वाइवर जेहे ग्वैन है, जो डोंगुक गर्ल्स हाई स्कूल की क्लास B की सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है। दोकाई भी हंसते हुए गेम को एंजॉय करता है। देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों, उम्मीद है आपने इसे एंजॉय किया होगा, और अगर किया है तो अपडेटेड रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आपके पास कोई थॉट्स या नए आइडियाज़ हैं या बस हेलो कहना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें। मुझे आपसे सुनना अच्छा लगेगा। अगली बार तक के लिए अपना ख्याल रखें और ऑसम रहें।